हाँ, तो सेकंड से शुरू करते हैं फिर से। अब देख, बट इंस्टेड ऑफ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ orbits which could be possible in classical mechanics, there are only a certain discrete orbits quantization for which angular momentum of the electron L is an integral multiple of h cut या h by 2 pi। ठीक है, ये कह रहा है कि देख, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को हम क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से देखें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो ये चीज़ देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्क्रीट नहीं होगा, मतलब कॉन्टिन्यूस ऑर्बिट्स होती है, पर यहाँ पे हमें पता लगा कि वो डिस्क्रीट होता है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंटिन्यूस नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल है एच कट का, मतलब h by 2 pi का। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाए। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन सच अ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, मतलब कॉल्ड स्टेशनरी एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड ऑर्बिट भी बोल सकती है, तो स्टेशनरी एनर्जी स्टेट भी बोल सकती है। डज नॉट रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एज अ प्रिडिक्टेड बाय द EMT, दस इट्स टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कोई मतलब क्लासिकल थ्योरी देखिए, यानी कि क्लासिकल थ्योरी क्या है? EMT एक क्लासिकल थ्योरी है रेडिएशंस के लिए। ठीक है, तो रेडिएशंस के लिए अगर EMT क्लासिकल थ्योरी है तो उसके हिसाब से हमें स्टेशनरी एनर्जी स्टेट्स को रेडिएशन एमिट या एब्जॉर्ब करनी चाहिए। तो अब देखो क्या होता है, पर नहीं करती, असलियत में नहीं करती, याद रखिए, क्लासिकल थ्योरी की एजम्पशन है सिर्फ। फोर्थ पॉइंट बोलता है इलेक्ट्रो रेडिएशन इज एन आइदर एमिटेड और electromagnetic radiation is either emitted or observed only when transition of an electron between two stationary states take place. The radiation is emitted or observed as a single quantum। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि देख, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब ऑब्जर्व और रेडिएट करेगी? जब सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी एनर्जी स्टेट से दूसरी स्टेशनरी एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वो रेडिएट का मतलब रेडिएट या एब्जॉर्व करेगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो जो डिफरेंस होता है ना उन दोनों की एनर्जी के बीच में, वो किसके बराबर होता है? वो होता है whose energy E is equal to the difference in the energy of the two states and is given। जो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी एमिट करेगा वो उन दोनों के बीच के एनर्जी के स्टेट का डिफरेंस होता है। समझ गई? मतलब जैसे मैं तेरे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देख ये मान ले n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये ग्राउंड फर्स्ट स्टेट है और ये थर्ड स्टेट है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर को जा रहा है तो मतलब वो कितनी एनर्जी लेगा? इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी? मान ले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E है, तो वो E3 माइनस E1 हो जाएगा, या फिर ठीक है, तो वो E3 माइनस हो जाएगा, तो यानी कि वो h म्यू के ही बराबर आएगा। ठीक है, समझ गए? इन दोनों का डिफरेंस h म्यू के बराबर हो जाएगा, तो यानी कि हम डेल्टा E इज इक्वल टू h म्यू भी लिख सकते हैं। समझ गई? जैसे ये है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं। देखो वो कह रहा है E इज इक्वल टू EM माइनस EN इक्वल टू H म्यू एन M। मतलब EM क्या है? जो कोई M एनर्जी स्टेट होगी स्टेशनरी स्टेट, और EN कोई अलग होगी। ठीक है, दो डिफरेंस दोनों के बीच में मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो हो जाएगा। और म्यू एन M क्या है? फ्रीक्वेंसी है। नोट पढ़ो, इफ द इलेक्ट्रॉन इज इनिशियली एट द लोअर स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले छोटी लोअर एनर्जी स्टेट में, मतलब उसकी एनर्जी कम है E1, द ट्रांजिशन टू बी द हायर स्टेट, और हायर स्टेट की तरफ को E2 की तरफ जा रहा है, इज पॉसिबल ओनली इफ द इट एब्जॉर्ब्स एन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस तरफ से देखो, मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि अगर देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 से या E1 से E2 की तरफ जा रहा है या E1 से ग्रेटर की तरफ जा रहा है, तो उसे एब्जॉर्व करनी होगी तभी जा पाएगा वो। ठीक है, और अगर बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है तो वो रिलीज कर रहा है, इसका मतलब तभी हो पाएगा। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल रेडियस। अभी तक तो हमने सिर्फ पोस्टुलेट्स पढ़े। ठीक है, अब हमें मेन इंपॉर्टेंट काम यहाँ से शुरू होता है जहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक्सप्रेशन फॉर द ऑर्बिटल रेडियस, मतलब हमने जो अभी पढ़ा था ना कि एक ऑर्बिट्स होते हैं कि न्यूक्लियस है, ऑर्बिट्स बाहर हो गए, तो उसकी रेडियस निकालनी है कि हमें क्या पता कितनी रेडियस होगी, तो हम उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालते हैं। तो वो देखिए, कंसीडर H एटम, मतलब H एटम मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन एटम। लाइक एटम मतलब जो हाइड्रोजन की तरह होता है जिसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, लाइक एटम ऑफ एन एटॉमिक नंबर Z। एटॉमिक नंबर Z क्या था बताइए जरा, मैंने पहले बताया। एटॉमिक नंबर Z होता है, मैंने यहाँ पे देखा था कि देख न्यूक्लियस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ Z, तो ZE मतलब इतना चार्ज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होगा ना उस एटम पे, तो Z हाइड्रोजन के लिए 1 होता है।
एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m, एक इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन एटम में, मैं बताता हूँ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, रुक जाओ, हाइड्रोजन एटम ये होता है ना, ये होता है हाइड्रोजन एटम, मतलब एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और अंदर एक प्रोटॉन होगा, ठीक है। तो वैसे ही हमने एक ले लिया। एंड अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ रेडियस n, मतलब वो कह रहा है कि आपने एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, उसके अंदर देखते हैं तो एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और उसकी जो रेडियस है वो r n ले लिया, चार्ज आपका कितना z e हो गया, अगर हाइड्रोजन एटम लाइक है, और अगर हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू 1 हो जाती है, तो e हो गया, ठीक है। तो अभी हाइड्रोजन है ना, तो ठीक है, ओके, ये हो गया, और आर एन है ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब आते हैं डेरिवेशन की तरफ को। तो ये कह रहा है कि फॉर मैकेनिकली स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जब भी कोई भी सर्कुलर उसके अंदर है ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अंदर पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, सर्कल में। तो यहाँ पे देखो एक फोर्स लगेगी ना, कौन सी फोर्स लगेगी, कूलम इंटरेक्शन होगी, मतलब कूलम फोर्स लगेगी, ये इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाता है ना नेगेटिव ऐसे को, बट ये अंदर नहीं घुसता। क्यों नहीं घुसता, ये इसलिए नहीं घुसता क्योंकि एक फोर्स अंदर से बाहर की तरफ भी लग रही है जो इसे घुमाए जा रही है इस सर्कल में। तो वो जो फोर्स है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, वो होती है mv, मतलब कितनी वेलोसिटी से वो पार्टिकल घूम रहा है, और रेडियस mv²/r, ठीक है। अब कम आ जाते हैं इधर। अब देखिए ये था हमारा कूलम फोर्स जो दो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही है, ZE², मतलब Z तेरा वो हो गया नंबर ऑफ, कितने होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज है, उतना ही होगा ZE², ठीक है। 4 पाई वो जो था 4πε0 आ गया, Rn तेरा रेडियस हो गया, ये E तेरा चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू m, और यहाँ पे आ गया जो मैंने अभी बताया था तुझे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/Rn, ठीक है। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट क्यों करेंगे, क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में लग रही है, और इक्वेट मतलब उन दोनों की वजह से बैलेंस कर रही है। तो ये कूलम फोर्स होगी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, वेयर Vn इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस n। अब n सब्सक्रिप्ट में इसलिए लिख दिया कि हमें नहीं पता कौन सी ऑर्बिट में है, हमें तो उसकी रेडियस निकालनी है ना, तो इसलिए हमने n डाल दिया, ठीक है, n डाल दिया। देखो अब क्या होगा, यहाँ से Rn काट सकते हैं हम, काट दिया Rn। द कूलम फोर्स पुल दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स mv² टू कीप द, वही जो मैंने बताया अभी आपको। अब यहाँ पे आ जाओ। अब फ्रॉम द बोहर क्वांटम कंडीशन क्या थी, L इक्वल्स टू NH था ना, वो डाल दिया हमने यहाँ पे, L इक्वल टू NH, ठीक है। अब L हमने देखो I ओमेगा भी होता है, कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखो हमने आज तक पढ़ा है कि कोई रोटेशनल चीज़ होती है वो लीनियर क्रॉस R होती है। लीनियर जो देख, अगर रोटेशनल एक्सेलरेशन अल्फा होता है तो वो A इंटू R हो जाएगा। अगर रोटेशनल में कैसे, मतलब मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको एक चीज़, वैसे मैं रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा दूँगा। जैसे देखो L है, तो ये क्या होता है, ये है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्रॉस P, ठीक है। जैसे अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये ओमेगा, तो ये क्या होगा, V लीनियर वेलोसिटी इंटू क्रॉस, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू म्यू इंटू आर, लीनियर फ्रीक्वेंसी इंटू आर, समझ गए, मतलब रोटेशनल में क्रॉस आर लग जाता है। तो सेम ही हम यहाँ पे करेंगे कि L इज इक्वल टू P क्रॉस आर। P क्या होता था, mv होता था, और mv क्या है यहाँ पे, v था तेरा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में, ठीक है, Vn लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, अब यही चीज़ यहाँ पे, यही वो ही सॉल्व करके लाया है, mr मतलब mv इंटू आर, ठीक है, समझ गई। हाँ, अब क्या करिए, इक्वेट 2 और 3 को इक्वेट कर देना है, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड इक्वेट है, तो इक्वेट आ जाएगा mrn vn nh/2 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमने mv की वैल्यू निकाल दी, r को इस साइड ले गए, r को ले गए इस साइड, mvn की वैल्यू आ गई ये। अब इस mvn की वैल्यू को कहाँ डालना है, देखो इस mvn की वैल्यू को इधर डालना है, ओके। इस mvn, अच्छा ZE² mvn, अब यहाँ देखो हमारे पास mv² n था ना,
एम वी स्क्वायर एन। तो हमने क्या किया, वी एन अलग लिख दिया, मतलब हमें एम वी स्क्वायर एन को ऐसे लिख सकता हूँ एम वी डॉट वी एन। 2 बार वी एन को खोल दिया तो वहाँ से वी एन की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं यहाँ से, ये वैल्यू इसमें पुट करने के बाद कैंसिल हो जाएगा और वहाँ से वी एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक बार मैं करके बता देता हूँ। देखो हमने ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, जेड ई स्क्वायर एम वी एन और आर एन और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन स्क्वायर। ठीक है, हमने एक ही ऐसे ये काट दिया था। ठीक है, अब इस एम वी एन में वो वी एन की वैल्यू ये वाली ये पुट करनी है, ये कर देते हैं जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी एन की कितनी थी, सॉरी यार अलग कुछ ये था। अब यहाँ से ये वाली एम वी एन की वैल्यू इस एम वी की जगह डाल दो, तो इधर डाल दी एन एच और एच कट का ध्यान रखे, 2 पाई आर एन और यहाँ पे वी एन डाल दिया, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। देखो अब क्या किया उसने, यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट हो सकता है, 2 बच गया, यहाँ से आर एन तेरा और ये आर एन कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वी एन की वैल्यू निकाल दो, वी एन आ गया तेरे पास जेड ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट और एन एच, ऊपर से एन एच, और ये ही तेरा वी की वैल्यू है। देखो वी जेड ई स्क्वायर 2 एन एच पाई। अब देखो क्या किया है, अब ये वी एन मतलब वेलोसिटी निकाल दी ना nth ऑर्बिट में, अब उस nth ऑर्बिट की वेलोसिटी को एम वी वाले फॉर्मूले में डाल दो। तो हमने क्या था, एम वी एन इक्वल्स टू एन एच 2 पाई आर एन। तो इस एम वी एन को इधर ले जाते हैं और इधर आर एन को इधर लाए आते हैं, एन एच 2 पाई एम वी एन। अब देखो वी एन की वैल्यू को डाल दो, एन एच 2 पाई एम, वी एन की वैल्यू थी जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तब इधर इस ये वाला एन एच ऊपर चले जाएगा, तो ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे तो कुछ नहीं बचा, एप्सिलॉन नॉट बचा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट ऊपर आएगा, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा ना, 2 सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास आर एन की वैल्यू आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर पाई। अब पर एक चीज़ मैं तुझे बताऊंगा, तू कंफ्यूज हो रही होगी एम वी एन में कि अच्छा सॉरी यार, ये पता है कैसे एप्सिलॉन नॉट यहाँ गायब कर दिया है ना, वो एप्सिलॉन नॉट पता है कैसे गायब किया है, जब तू इस तरफ को आएगी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सॉरी उन्होंने आर एन यहाँ से काट दिया, यहाँ पे एम वी एन की वैल्यू डाल दी वी एन एम वी। ठीक है, तो आर एन की वैल्यू ये आ जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आ गया, मैंने तुझे बताया था कि करना क्या है। सबसे पहले देख, हमें मैं तो बताऊँ फार्मूला याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये चीज़ तो तुझे पता है कि कूलम्स लिखना है एक एटम के लिए और उसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स लिखनी है एम वी स्क्वायर बाई आर एन। ठीक है, यहाँ से वो एल इज इक्वल टू एन एच कट याद है, सेकंड पोस्टुलेट को डाल दिया। एल की वैल्यू एक और होती है अगर एंगुलर मोशंस में जाएगी, एम वी इंटू आर क्रॉस। ठीक है, वी एन और आर एन लिखेगी और यहाँ से हमने क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है इन इस और इस इक्वेशन को। इस और इस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद यहाँ से तूने क्या करना है, सिंपली एम वी की वैल्यू निकाल देनी है, आर एन यहाँ भेज देना है। इस एम वी की वैल्यू को तू इस चीज़ यहाँ से आर एन कट जाएगा ना, एम वी डॉट वी एन लिख सकती है, तो उसमें एम वी की वैल्यू डाल देनी है और वहाँ से वी एन की वैल्यू ये आ जाएगी जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एन पाई एच ई कट। ठीक है,
तो अब क्या करना है, अब जो ये वी एन की वैल्यू आई, इस वी एन की वैल्यू को तो यहाँ पुट कर दियो, इसको यहाँ पुट करने के बाद ये तेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आर एन का एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है। द रेडियाई आर एन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी वी एन बोथ डिपेंड ऑन द इंटीजर एन, उसी एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पे ही डिपेंड करता है। एंड रेडियाई इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ एन वैल्यू, और आर एन किस पे डिपेंड करता है, एन स्क्वायर पे, और वी एन एन पे डिपेंड करता है। बीइंग नोन एज द क्वांटम नंबर, एन क्या है यहाँ पे तेरे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं उसे, ठीक है, और स्टेशनरी ऑर्बिट का नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। और आर एन जो होती है, रेडियस जो होती है, वो 0.53 इंटू एन स्क्वायर भी बोलते हैं। मतलब अगर यहाँ से एन स्क्वायर को छोड़ के बाकी चीज़ों को देखेगी, बाकी चीज़ें तेरे पास कांस्टेंट है, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकती है तो 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर, समझ गई, ठीक है। अब ऐसे ही हमें एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी निकालना है। अब देखिए यहाँ क्या, टोटल एनर्जी ई एन, मतलब कोई सी nth ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, ई एन होगी इलेक्ट्रॉन की, इन इट्स nth ऑर्बिट, और वो किसके बराबर होगी, वो सम होगी, पता है यूजुअली कंजर्वेशन ऑफ लॉ, क्योंकि मैंने थर्ड को पोस्टुलेट बताया था ना कि वो रेडिएट नहीं करता क्लासिकल, ईएमटी के अकॉर्डिंग वो रेडिएट करना चाहिए, पर वो रेडिएट नहीं करता खुद, ठीक है। रेडिएट तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब कोई मूवमेंट होगा, यानी कि दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालते ई के से, मतलब डिनोट करते हैं हाफ एम वी एन स्क्वायर। वी एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। वी एन की वैल्यू क्या थी, मैंने तुझे बताया था, वी एन की वैल्यू तुझे बताई नहीं थी पीछे, हाँ, वी एन की वैल्यू थी जेड ई स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन एन एच, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट कर देगी वी एन की जगह, सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। ई ए के जेड, ये वैल्यू आ जाएगी जेड ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन आर एन, ठीक है, आर एन आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आर एन लिख देना है। अब पोटेंशियल, अभी आर एन की वैल्यू पुट मत करियो यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डाल देंगे वी, मतलब कोई पोटेंशियल। कैसे निकालते हैं, हमने निकाला है कूलम फोर्स से निकालना है, याद है तेरे को कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वही वाला फोर्स। यहाँ पे इसने क्या किया, ये डायरेक्ट कूलम पोटेंशियल होता है, कूलम पोटेंशियल जेड ई स्क्वायर बाय, ये देख चार्ज हो गया तेरे पास, नंबर ऑफ चार्ज हो गया, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि नेगेटिव आएगा वो तेरे पास, 4 पाई एप्सिलॉन आर एन, इसे देख, वैसे तो ऐसे भी लिख सकती है जेड ई स्क्वायर, मतलब नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फोर्स जेड ई स्क्वायर अपॉन, देख मैं तुझे बताया था ना कि पोटेंशियल फोर्स, ठीक है। तो जो ये P है वो पोटेंशियल मतलब पी वी, डी वी बाई डी वी आर करेगी तो फोर्स आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव ग्रेडियंट वही ना, तो वैसे भी तू कर सकती है और डायरेक्ट फार्मूला भी है। अब देख यहाँ लिखेगी टोटल, और नेगेटिव आएगा इसलिए क्योंकि आर एन माइनस दूसरा जीरो हो जाएगा ना, तो इसलिए आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेगी खुद आ जाएगा। देखिए आर स्क्वायर ऊपर जाएगा -2 + 1, नीचे -2 + 1, तो -2 + 1 क्या होता है, -1 आएगा था ना डिनोमिनेटर में, वो नेगेटिव है ये बाहर, ठीक है। टोटल एनर्जी के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वी से डोनेट किए ई के से। अब दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ये और ये यहाँ पे पुट कर दी गई, इसे सॉल्व कर दिया जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, देख जेड ई स्क्वायर बाय पाई ई एन आर एन कॉमन हो जाएगा, 1/8 माइनस 1/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेगी तो यही वैल्यू आएगी। अब देखो ऊपर चली जाएगी ई एन जेड ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, आर एन की वैल्यू पुट कर देगी। आर एन की वैल्यू क्या होती थी, एन स्क्वायर, वो देखो आर एन की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, तो वही चीज़ यहाँ पे पुट कर देनी है और सॉल्व करेगी तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये याद रखनी है। ई एन इक्वल्स टू -1/n स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 m अपॉन 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब बोलता है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन एटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होगी, NH में होता है, ठीक है। दैट इज इट कैन टेक ओनली सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू एंड कम आउट टू बी अ नेगेटिव, डिस्क्रीट वैल्यू होगी और नेगेटिव होगी। सो एज n इंक्रीजेज, जैसे अगर n को इंक्रीज करते हैं एज इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिट, ज़्यादा बड़ी बड़ी ऑर्बिट्स में जाएगा, मतलब n इंक्रीज करना वही होता है। ई एन इंक्रीज करेगी, ठीक है, अपने आप ही ई एन इंक्रीज होगा एंड कन्वर्ज टू द लिमिटिंग वैल्यू ई एन इक्वल्स टू 0। और जैसे जैसे n इन्फिनाइट जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे एनर्जी ख़त्म होने लग जाएगी, जैसे काफ़ी दूर चले जाएगा न्यूक्लियस से, इसलिए ख़त्म हो जाएगी ना। ई एन इज़ द लोएस्ट फॉर द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट फॉर विच n = 1, n = 1 तेरी स्मॉलेस्ट है, ठीक है, स्मॉलेस्ट है तो, और स्मॉलेस्ट है उसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। तो मैं यहाँ तक तुझे दे रहा हूँ,
यहाँ ही इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ, पहले इतना देख लियो, ठीक है। और ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, EN के, RN के और वेलोसिटी के, ठीक है। तो ये तीनों पे बहुत न्यूमेरिकल आ सकते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है। मैं बताऊँगा तुझे याद रखने के लिए भी एक ट्रिक बताता हूँ इससे नेक्स्ट वीडियो में।